रतन टाटा जी का जन्म हुआ था 1937 में। उनके माता पिता के बीच में भाई साहब डिवोर्स हो गया, तो उनको अपना बचपन दादी के साथ बिताना पड़ा। 1955 में मात्र 17 साल की उम्र में वो यूएस चले गए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। 1962 में उनकी ग्रेजुएशन डिग्री पूरी हुई आर्किटेक्ट की। रतन टाटा जी डिग्री से एक आर्किटेक्ट थे। उस समय उनका मन था कि यार यूएस की लाइफस्टाइल ठीक है, वहीं सेटल हो जाते हैं, लेकिन दादी ने उनको बचपन से पाला था। दादी की तबियत खराब हुई, दादी ने पुकारा, एक बार में चले आए। अब ऑडियंस को मैं बता दूं, ऐसा नहीं था कि रतन टाटा जी में जो जेआरडी टाटा हैं उनके ब्लड रिलेशन में थे या उनको पता था कि यार टाटा ग्रुप का जो उत्तराधिकारी मैं ही हूं, मैं ही राजकुमार हूं, नहीं। और उन्होंने ऐसा करने का क्लेम भी नहीं किया। उन्होंने अपने हिसाब से अपना काम कर रहे थे। आईबीएम से उनको ऑफर मिला और वो आईबीएम में नौकरी करने की सोच रहे थे। जेआरडी टाटा की मानता थी। उन्होंने कहा नहीं यार, तुम तो उस टाटा ग्रुप से कहीं ना कहीं जुड़े हो, प्लीज ज्वाइन, और जब तक इंडिया में रहोगे टाटा ग्रुप में ही काम करोगे। 1963 में जब वो 26 साल की उम्र थे, विधिवत रूप से टाटा ग्रुप में एंट्री की। तो सबसे पहले टाटा ग्रुप में जब एंटर हुए, 6 महीना उन्होंने टाटा मोटर में ट्रेनिंग की। उसके बाद चले गए टिस्को, जो आज की डेट में टाटा स्टील नाम से जानी जाती है। 6 महीना वहां ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के बाद वही टाटा स्टील में एक टेक्निकल ऑफिसर की हैसियत से उन्होंने ज्वाइन किया, काम चालू किया। 1969 में 4 साल बाद वो ऑस्ट्रेलिया चले गए ग्रुप का रिप्रेजेंट करने, कि टाटा ग्रुप का एक मेंबर चाहिए था, तो ऑस्ट्रेलिया गए और टाटा ग्रुप का प्रतिनिधित्व किया। 1970 में कुछ समय के लिए उन्होंने टीसीएस में भी काम किया था। 1971 में उनको नेल्को का डायरेक्टर बनाया गया। नेल्को एक तरह की लॉस मेकिंग फर्म थी और टाटा ग्रुप ने उम्मीद छोड़ दी थी कि इसमें कुछ हो सकता है, पर रतन टाटा जी ने उसको भी ट्रांसफॉर्म किया और कंपनी को बदल दिया। और वहां जेआरडी टाटा को दिखा रहे यार इस लड़के में कुछ बात है। नेल्को की सफलता के बाद 1971 में टाटा सन्स, जो उनकी प्राइमरी कंपनी है, उसमें इनको डायरेक्टर बनाया गया। 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट का प्रोग्राम किया। 1981 में बने टाटा इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर, और वहां पे इन्होंने क्या किया, टाटा ग्रुप का जो थिंक टैंक है, जो प्लान करता है कि अब किस नए सेक्टर में आना, अब क्या करना चाहिए और हाईटेक बिजनेस में घुसना, इन्होंने नींव रखी थी उस 1981 में। 1983 में इन्होंने लॉन्च किया टाटा सॉल्ट, जो देश का नमक है, वो देश के हमारे लाल ने लॉन्च किया था। 1986 में एयर इंडिया के चेयरमैन बने कुछ समय के लिए, और फाइनली 25 मार्च 1991 को इनको टाटा ग्रुप के अधिकृत रूप से चेयरमैन बन गए। और ये डेट मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि 24 मार्च को मेरा भी बर्थडे है। यानी जब मैं 2 साल 1 दिन का था, तब रतन टाटा जी टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने थे। एक कोइंसिडेंस बताता हूं, इसी के 10 दिन बाद 4 अप्रैल 1991 को आनंद महिंद्रा जी महिंद्रा ग्रुप में एंटर हुए थे। अब आप बोलेंगे राहुल जी देखो राजगद्दी पे बैठ गए राजकुमार। सर जी 1991 इस पीरियड को समझना, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल हाहाकार की। एक्सटर्नल मतलब उस समय देश की इकोनॉमी खुली थी। देखो 91 के पहले देश की इकोनॉमी बंद थी, तो क्या था, लाइसेंस राज था कि अच्छा हर प्रोडक्ट बनाने का हर कंपनी को लाइसेंस मिला हुआ था कि अच्छा ये आदमी ये बनाएगा, ये आदमी ये बनाएगा, कुछ भी बना ले, कैसा भी बना ले, किसी भी रेट पे बेचे, माल तो बिक ही रहा था। तो उस समय टेंशन नहीं थी, कंपटीशन नहीं था और सब अपना काम राजी खुशी कर रहे थे। 1991 में जब अर्थव्यवस्था खुल गई तो विदेशी कॉम्पिटिटर भी आए और देसी लोगों को भी खुला मैदान मिल गया। उस समय 91 के पहले जितने भी पुराने ग्रुप थे जो फल फूल रहे थे, 91 के बाद सब साफ हो गए। आप नाम ही नहीं सुनते। आप नाम टाटा ग्रुप का इसलिए सुन रहे हो, महिंद्रा ग्रुप का इसलिए सुन रहे हो, बिरला ग्रुप का इसलिए सुन रहे हो, बजाज ग्रुप का इसलिए सुन रहे हो, क्योंकि इन 4 के जो लीडर थे विजनरी थे, इन्होंने ग्रुप को संभाल लिया। उस समय 91 के पहले इनके आसपास के जो थे सब चले गए काल के काल में। तो इन 4 लीडर ने देश को संभाल लिया। ये तो था एक्सटर्नल, क्योंकि उस समय विदेशी कंपनियों से भी लड़ना था और बाकी सबसे भी लड़ना था और मैदान खुल गया था। इंटरनल चैलेंज तो और खतरनाक था। इंटरनल चैलेंज ये था कि साहब उस समय टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियां थी, 95 कंपनियां मैंने आपको बताया। हर कंपनी में एक ना एक ऐसा बंदा बैठा था जो उस कंपनी को अपने हिसाब से चला रहा था। टाटा ग्रुप से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि इनके पहले जो बॉस थे वो थे जेआरडी टाटा। जेआरडी टाटा का व्यक्तित्व इतना भारी था कि उनकी आवाज में दम था। एक बार फोन लगा दिया, एक बार बात कह दी तो आदमी इधर उधर हिल नहीं सकता था। लेकिन जब वो चेयरमैन रहे तो हर आदमी अपनी अपनी मनमानी करने लग गया। जब रतन टाटा जी भी बने तो एक रूसी मोदी करके थे, उनका मानना था कि शायद वो चेयरमैन बनते, तो उन्होंने बहुत ज्यादा विद्रोह कर दिया। तो इंटरनली इनको विद्रोह का सामना करना पड़ा। इन्होंने इस विद्रोह को पूरा कंट्रोल करते हुए पुराने जो व्यक्ति इस तरह की तानाशाही कर रहे थे उनको सबको हटाया। रिटायरमेंट की एज नहीं थी, कोई भी आदमी जब तक जिंदा है तब तक काम कर रहा था। रिटायरमेंट की एज डाली, नए टैलेंट के लिए जगह बनाई। बाकी सब ग्रुप की कंपनीज में अपने हल्के हल्के स्टेक्स बढ़ाए और टाटा सन्स जो उसकी चेयरमैन कंपनी थी उसका दबदबा बढ़ाया ताकि कोई कंपनी इधर उधर ना निकले। अगर रतन टाटा जी 1991 में ज्वाइन नहीं करते, 2000 तक आते आते टाटा ग्रुप की 20-30 कंपनियां अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती बिना टाटा ग्रुप के कंट्रोल के। उस समय जितनी भी कंपनियां थी सबका फोकस ये था इंडिया में काम करो, इंडिया में काम करो। इन्होंने करे वाई इंडिया में तो काम करना है, पर इंडियन कंपनी बाहर जाके अपना डंका कैसे बजाएगी, उस पे इन्होंने प्रयास चालू किया और शुरुआत की सन 2000 से। सन 2000 में इन्होंने टेटली जो कि एक ब्रिटिश ब्रांड था उसको खरीद लिया। तहलका मच गया पूरे भारत में और विश्व में कि एक इंडियन कंपनी
बाहर जाके विदेशी कंपनी को खरीद ली, वो भी खुद से बड़ी। टाटा टी ने खरीदा, टाटा टी छोटी कंपनी थी, टेटली बड़ी कंपनी थी, तो छोटी कंपनी ने बड़ी कंपनी खरीद लिया और इंडिया ने ब्रिटिश कंपनी को खरीद लिया। तो भाई साहब एक तो बाजार में हल्ला मच गया कि ये क्या हो गया, और इनको देख के बाकी बिजनेस में कॉन्फिडेंस आया कि यस हम भी बाहर जा सकते हैं, हम भी बाहर अपना बिजनेस फैला सकते हैं, हम भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम भी ब्रांड खरीद सकते हैं।